नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब स्वस्थ हैं। मैं एक बार फिर आपके समक्ष भौतिक विज्ञान अध्याय 3 विभव का एक नया टॉपिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी किए हुए हैं और आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। मैं आज इस टॉपिक के साथ आपको बताऊंगा कि आवेशों का जब निकाय हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे बनाते हैं और ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इससे पहले के प्रथम चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के अगर आप पहले के नोट्स देखना चाहते हैं या पहले के आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ऊपर आप इसको देख सकते हैं। फिजिक्स पिनाकल सारण सर, इस पर आपको सब टॉपिक उपस्थित हैं, सारे उपलब्ध हैं इस पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। कोई भी वीडियो देखें, कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो उसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तब आपको वो समझ में आएगा। तो आज मैं इस टॉपिक की चर्चा करता हूँ कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पहले इसको जर्नल भाषा में हम समझ लेंगे। जब भी आपको कहीं भी ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की बात चले तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ कार्य हुआ होगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा का ही रूप है। और यहाँ जब स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का यहाँ मीनिंग क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का यहाँ मीनिंग होता है कि किसी भी पदार्थ की या किसी भी वस्तु की उसके देखिए, यहाँ हम क्या देखेंगे कि कोई भी एक पृष्ठ है, जैसे ये हमारा पृष्ठ है। हम बहुत इस पृष्ठ के बाहर से आवेशों को लाएंगे। ये पहले आवेश को लेके आए Q1, फिर दूसरे आवेश को लेके आए Q2, फिर तीसरे आवेश को लेके आए Q3, फिर नेक्स्ट को लेके आए Q4। इस तरीके से इस पृष्ठ के ऊपर हम आवेशों को अनंत से लेके आते हैं। अनंत से लाने का मतलब है इस पृष्ठ के बाहर से लेके आते हैं। और जब इस पृष्ठ पे लाके हम इनकी एक निश्चित स्थिति के ऊपर रख देंगे तो इनके मध्य आपस में क्या होगा? एक इंट्रैक्शन होगा, एक बल कार्य करेगा और उस बल के विरुद्ध जो काम किया जाएगा वो इन आवेशों में इनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। और उस ऊर्जा का ही हम अध्ययन करना चाहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। यहाँ देख लीजिए क्या कहता हूँ मैं, परिभाषा देख लीजिए। बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी बिंदु आवेशों की बात मैंने इसलिए कही है कि हम जो हमारा प्रथम अध्याय है इसमें हम सभी के सभी आवेश बिंदु आवेश लेके चले हैं। उस कार्य के तुल्य होगी, यानी किए गए कार्य के समान होगी जो उन आवेशों को अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों के निकाय का निर्माण में सहायक हो। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी निकाय बना है तो निकाय बनाने के लिए हमें क्या किया होगा? उन आवेशों को लेके आए होंगे, एक निश्चित स्थिति पे रखे होंगे। और ये आवेश कहाँ से लाए हैं हम? अनंत से। अनंत से आवेशों को लाकर उस निकाय का जब निर्माण किया गया तो उस निकाय के निर्माण में जो कार्य किया गया है वो कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, इसका मात्रक है वो जूल होता है। तो आप मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि उस आवेशों के निकाय को उन आवेशों से बनाने में जब उनको अनंत से लेके आए तो उनके निर्माण में जो हमने कार्य किया वो कार्य उनमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है। अब इसका विस्तार देख लीजिए। हम इसके टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक पे देखिए, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो। हाँ, यहाँ ध्यान रखना, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की जो चर्चा करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वो बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति पे बनाऊँगा। तो आज हम को क्या बात कर रहे हैं कि हम आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। ये आवेशों का एक समूह है
इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ बाहर किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र उपस्थित नहीं होना चाहिए, यानी विद्युत क्षेत्र बाहर नहीं होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी विस्तार से लिखा है इसमें, अगर आप इसको देखेंगे तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कहता है ये कि हम कोई भी एक पृष्ठ लेके चलेंगे, जैसे डायग्राम से समझ लीजिए कि ये एक पृष्ठ की बात की हमने। जब बाह्य क्षेत्र 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में पहले से किसी प्रकार के विभव नहीं है, यानी प्रारंभ में विभव का मान कितना है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि कोई आवेश ही नहीं है या किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र इसमें नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं कि एक आवेश Q1 जो अनंत पे रखा हुआ था, इस अनंत से इस आवेश को इस पृष्ठ के अंदर यहाँ लेके आए A बिंदु के ऊपर। तो अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? आपको पता है कार्य का सूत्र। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर है आवेश गुणा में उस स्थान पर पहले से उपस्थित विभव का मान। तो आवेश तो कौन है? Q1, क्योंकि इसको लेके आए और पहले से विभव कितना था? 0। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। तो इस बात का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख लीजिए। प्रारंभ में पृष्ठ में कोई आवेश या क्षेत्र उपस्थित नहीं है, क्योंकि जो हमारी शर्त भी थी पहले। अब कोई क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में या इस पृष्ठ में विभव का मान क्या है? 0। हम क्या चाहते हैं? बिंदु आवेश Q1 को अनंत से पृष्ठ बिंदु A पर लाया जाता है। कोई भी पृष्ठ में बिंदु ले लिया हमने, उसको लाने में किया गया कार्य। कार्य का सूत्र है आवेश गुणा में उस पृष्ठ में उपस्थित विभव। आवेश तो कौन लेके आए? Q1, और विभव कितना था? 0। तो कार्य कितना हो गया? 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। हम उस पृष्ठ पे एक आवेश को ले आए हैं। अब ये चित्र से देख लीजिए, इस बिंदु पे हम इस Q1 को अनंत से लेके आए थे। अब हम एक दूसरे इसी क्षेत्र के अंदर, ये इतना हमारा जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र की बात करें। पहले A बिंदु पे ले आए, अब हम B बिंदु पे दूसरे आवेश को लाना चाहते हैं, क्योंकि हम 2 आवेशों के निकाय की चर्चा करेंगे। तो ये B बिंदु पे जब हमने Q2 को लाना है, तो ये B बिंदु A बिंदु से कितनी दूरी पे है? स्मॉल r दूरी पे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब पृष्ठ में एक आवेश उपस्थित है, और वो कौन सा आवेश उपस्थित है इस पृष्ठ के अंदर? Q1 उपस्थित है, क्योंकि Q1 तो आ चुका है। अब Q1 जब आवेश आया तो Q1 के कारण आप B बिंदु पर, यानी जो r दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। विभव का मान 1 आवेश के कारण कितना हो जाएगा? आवेश बटे हुए 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। आप विभव का फॉर्मूला देख सकते हैं, विभव का फॉर्मूला यही था। इसको KQ अपॉन R भी बोल देंगे, KQ1 अपॉन R, क्योंकि Q1 आवेश है तो Q1 हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि जब अब हम क्या चाहते हैं कि दूसरे आवेश को लाना है। अब अन्य आवेश Q2 को पृष्ठ पर स्थित बिंदु B पर लाते हैं, और Q1 आवेश से R दूरी पर स्थित है। कौन? B बिंदु। किससे? Q1 से। तो हम बिंदु B पर Q1 के कारण विभव का मान निकाल लेंगे, और हमें पता है विभव का मान क्या है। विभव का सूत्र ये होता है, V बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे हुए दूरी। तो हमें जब ये पता लग गया कि B पर विभव कितनी उपस्थित है, समीकरण 2 के तुल्य, और लेके किसको आ रहे हैं? अनंत से Q2 को। तो कार्य फिर निकाल लेंगे। कार्य का सूत्र आपको ध्यान है, कार्य का सूत्र क्या है? ये हम कार्य निकालें, यानी Q2 को विभव V1 में लाने में किया गया कार्य, क्योंकि जब विभव होगा तो कार्य करना पड़ेगा। अब हम कार्य का सूत्र लगा देंगे। W2 बराबर क्या हो गया? आवेश जिसको लेके आई, किसको लेके आए हम? Q2 को, और वहाँ विभव किसकी है? Q1 के कारण V1। समीकरण 2 से V1 का मान रख देंगे। जैसे ही समीकरण 2 से V1 का मान रखोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, W2 Q2। ये आपका विभव था, यहाँ Q1 है, सॉरी इसको Q लिख दिया मैंने, इसको Q1 कर लें आप, इस बात को सुधार लें थोड़ा सा, ये मिस प्रिंट हो गया। तो ये हमने फॉर्मूला रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2, ये मैंने ऊपर लिख दिया Q1 इंटू Q2, बटे में क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सेकंड कार्य बन गया। कुल कार्य निकालना है। अब हमारे पास 2 ही आवेश हैं और दोनों आवेश को ले आए हम, यानी ये हमारा जो पृष्ठ था, इस पृष्ठ के अंदर एक आवेश Q1 आ गया, एक दूसरा Q2 आ गया। तो निकाय में कितने आवेश उपस्थित है? 2।
तो इस संपूर्ण निकाय का कार्य किसके बराबर हो जाएगा? इस आवेश को लाने में किया गया कार्य है और इस आवेश को लाने में किए गए कार्य के योग के बराबर, क्योंकि कार्य अदिश राशि है। अदिश राशि है तो कार्य आपके साधारण बीजगणितीय मेथड से हल होंगे। तो हम कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य क्या होता है? W बराबर है W1 प्लस W2। W1 कौन सा था? समीकरण 1 से याद कर लो। W2 कौन सा है? ये हमने निकाल लिया है W2। दोनों के मान रखो। W1 का मान क्या था? 0। क्यों? क्योंकि जब पहले आवेश को लेके आए थे तो उस समय कोई कार्य नहीं किया गया, और W2 का मान ये उठा के रख दिया यहाँ से। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो W बराबर है, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका कार्य हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यानी क्यों? ये कार्य कहाँ हो गया? यह कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। और ऊर्जा को किससे लिख रहे थे हम? स्थितिज ऊर्जा को U से। U बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R। इस तरीके से हम दो आवेशों के निकाय के रूप में संचित कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नोट करने की हैं। ये बहुत अच्छी बातें हैं। पहली बात क्या कहता है कि इस सूत्र में Q1 व Q2 के चिन्ह साथ लेंगे। यानी आपका जो सूत्र था U बराबर है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये Q1 और Q2 आपकी अदिश राशि है, और अदिश राशि हैं तो इनके जो चिन्ह होंगे वो हम साथ। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि Q1 और Q2 आपकी अदिश राशि है, और इस फॉर्मूले में U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R है। यहाँ Q1 और Q2 के चिन्ह साथ में लेंगे। अगर ये हमारे Q1 और Q2 ऋणात्मक हैं तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कुछ बातें और हैं इससे संबंधित। पहले मैंने ये बताया कि अगर Q1 और Q2 को पास लाते हैं, पास लाने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक आवेश ये है, एक ये आवेश है, हमारे दोनों, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। ये हमारा Q1 था, ये हमारा Q2 था। अगर Q1 और Q2 को समीप लाएं, ये मैंने एक शब्द लिखा है Q1 Q2 सजातीय हों। सजातीय का यहाँ मतलब है कि दोनों के दोनों या तो धन आवेशित हों या दोनों के दोनों ऋण आवेशित हों। जब इनको एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर ये विजातीय हों, विजातीय होने का मतलब क्या हो गया? एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक। अगर इनको दूर लेके एक दूसरे की ओर लेके आएंगे तो इनकी ऊर्जा घटेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैंने यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है Q1 Q2 अगर सजातीय का मतलब है दोनों एक ही प्रकृति के आवेश हैं तो पास लाने पर ऊर्जा बढ़ती है, और विजातीय होंगे तो पास लाने पर ऊर्जा घटेगी। और दूर लेके जाओगे, अगर सजातीय हैं तो ऊर्जा घटेगी और विजातीय हैं तो ऊर्जा बढ़ेगी। आप इस चीज़ को भी नोट कर लें, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आ सकती है। उसके बाद हम इसी का ये हमने दो आवेशों के निकाय के लिए चर्चा की है। अब हम तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तीन आवेशों का निकाय मतलब ये है कि जो हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, एक वस्तु लेंगे, उसके ऊपर आवेश कितने हैं? तीन, एक Q1, एक Q2 और एक Q3। जो हमने पहले चर्चा की उसमें कितने थे? दो थे, एक Q1 और एक Q2। अब कितने हैं? तीन। तो तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, मैंने पहले भी जिक्र किया था आपको कि यहाँ विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित लेके चले हैं। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के लिए पढ़ेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो हम जब तीन आवेशों के निकाय की बात करेंगे तो हमने तीन आवेश ले लिए, एक Q1 है, एक Q2 और एक Q3। और वो कहाँ रखे गए हैं? उनकी स्थिति कौन सी है? A B C। ये A है, ये B है और ये C है। A पर Q1 आवेश है, B पर Q2 है और C पे Q3। A से B की दूरी कितनी है? यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, इसलिए मैंने R12 कह दिया। Q1 से Q3 की दूरी अगर लोगे तो वो R13 हो जाएगा। 2 और 3 आवेश के बीच की लोगे तो उसको मैंने R23 कह दिया, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। प्रक्रिया वही रहेगी
कि प्रारंभ में जो हमारा पृष्ठ है इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अगर किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर विभव का मान प्रारंभ में कितना होगा, 0। हम पहले किसको लेके आते हैं, एक Q1 आवेश को अनंत से लेके इस पृष्ठ के किसी बिंदु A पर लेके आते हैं। यानी प्रारंभ में ऐसा था कि ये A बिंदु था, यहाँ पर ही हम एक आवेश को लेके आए, ये दोनों आवेश यहाँ उपस्थित नहीं थे और इस पृष्ठ के ऊपर विभव कितना था, 0। क्यों, किसी प्रकार का आवेश नहीं था या कोई भी विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित नहीं था। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वहाँ पर विभव का मान 0 हो जाएगा, इसलिए पृष्ठ पर विभव कितना था, 0। प्रारंभ में हमने क्या किया, Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या होता है, आवेश गुणा में विभव, विभव कितना था, 0। तो जब Q1 आवेश को लेके आए तो उस समय हमारा कार्य कितना था, 0 कार्य करना पड़ा हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चित्र देख लो, ये A आवेश को हम यहाँ A बिंदु पर Q1 आवेश को लेके आ गए, ये बिंदु B पे हम दूसरे आवेश को लाना चाहते हैं, Q2 को। जब हम दूसरे आवेश को लाना चाहते हैं तो हमें ये पता है कि A से B की दूरी कितनी है, R12, क्योंकि यहाँ 2 आवेश को लाएंगे इसलिए इस दूरी को हमने क्या नाम दे दिया, R12। Q1 आवेश तो पहले से उपस्थित है ना, अब यहाँ जब Q1 आवेश पहले से उपस्थित है तो Q1 के कारण B बिंदु पर विभव होगा और उस विभव का मान ज्ञात कर लेंगे। Q2 आवेश को Q1 के विद्युत क्षेत्र में दूरी R12 पर लाते हैं तो Q1 के विभव यानी Q1 के कारण B बिंदु पर विभव का मान कितना हो गया, ये रहा। सूत्र लगा देंगे विभव का सूत्र क्या था, 1/4πε0। जिस आवेश के कारण विभव Q1, दूरी कितनी है, R12, B बिंदु की दूरी, तो ये विभव हो जाएगा। इस विभव में जब हम Q2 आवेश को लेके आए तो हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका सूत्र ये रहा कार्य का सूत्र क्या होता है, लाया गया आवेश गुणा में पहले से उपस्थित आवेश का विभव। हम यहाँ V1 का मान रख देंगे, तो हमारा सूत्र बन जाएगा W2 कार्य Q1 Q2/4πε/R12। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। यानी अब हमारे पृष्ठ पे 2 आवेश आ चुके हैं, कौन कौन से, एक Q1 और एक Q2। यानी यहाँ A बिंदु पे Q1 आवेश आ गया, B बिंदु के ऊपर Q2 आवेश। अब हम तीसरे आवेश Q3 को लाना चाहते हैं C बिंदु पे। अब C बिंदु को जब लाएंगे तो उससे पहले, जब Q3 को आवेश को C बिंदु पे लाएंगे तो उससे पहले इस पृष्ठ में 2 आवेश पहले से उपस्थित हैं, एक Q1 आवेश उपस्थित है, एक Q2। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 आवेश के कारण भी C बिंदु पर विभव होगा और Q2 आवेश के कारण भी बिंदु C पर विभव होगा। तो इन दोनों विभवों के कारण Q3 को लाने में किया गया कार्य कुल कार्य के बराबर हो जाएगा। मैंने यहाँ स्पष्ट लिख भी दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसी प्रकार Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु तक लाया जाता है। C बिंदु Q1 से इतनी दूरी पे है R13 और Q2 से R23 दूरी पर स्थित है। अतः C बिंदु पर Q1 व Q2 के कारण विद्युत के विभव होंगे और वो विद्युत विभव किस प्रकार होंगे, वो विद्युत विभव का सूत्र हम देख सकते हैं। देखो, Q1 के कारण C बिंदु पर विभव, उसका नाम मैंने V1 रख दिया, और Q2 के कारण विभव को V2, सूत्र वही है 1/4πε आवेश बटे दूरी। तो यहाँ ये जो दूरी ली गई है R13, जो दूरी ली हमने, ये किसकी है, A से C के बीच की दूरी है। और R2 जो हमने ली है R23 दूरी, ये कौन सी है, B से C बिंदु की दूरी है। तो हम दोनों के विभव निकाल लेंगे, विभव के सूत्र से ये हमने निकाल दिया। अब हम Q3 आवेश को C पर लाएंगे तो V1 विभव के कारण भी और V2 विभव के कारण भी कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, लाया गया आवेश कौन था, Q3, और Q1 व Q2 के विभव का योग, क्योंकि C बिंदु पर V1 और V2 दोनों ही विभव उपस्थित हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 गुणा में V1 और V2 विभव हैं तो V1 प्लस V2। इस Q3 की इससे गुणा करो V1 से तो ये हो जाएगा, फिर Q3 की V2 से करोगे तो ये गुणा हो जाएगा। ऊपर से हम V1 और V2 के मान रख देंगे। जब V1 का मान रखोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी, V2 का रखोगे तो ये इक्वेशन, ये हमारा W3 कार्य हो जाएगा। यानी हमने 3 कार्य निकाल लिए, पहले Q1 आवेश को लाए, फिर Q2 आवेश को लाए और फिर Q3 आवेश को लाए। कुल कार्य निकालना हो, यानी अब कुल कार्य क्या हो जाएगा, तीनों आवेशों को लाने में किए गए कार्य W1 प्लस W2 प्लस W3,
इन तीनों को योग कर दो, वो हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। और कुल कार्य किसके रूप में संचित हुआ है? कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है। अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इन तीनों कार्यों के योग के बराबर होगी, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब W1 का मान रख देंगे। समीकरण 1 में W1 का मान क्या आया था? हमें पता है W1 का मान आया था 0, तो ये 0 रख दिया। W2 का मान आया था हमारा, W2 का मान क्या आया था? ये आया था Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R12। और W3 का मान समीकरण 3 से 2 मान आए थे, एक ये मान था और एक ये मान, ये दोनों मान हमने यहाँ रख दिए। इन दोनों में इन पूरी की पूरी इस इक्वेशन के अंदर कॉमन क्या था? देखो 4 पाई एप्सिलॉन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन बाहर रख लिया तो Q1 Q2 R12, इसके पास क्या बच जाएगा? Q1 Q3 R13, और इसके पास क्या बचेगा? Q2 Q3 R23। इस प्रकार हम 3 आवेशों के निकाय के लिए कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल हैं, पेपर लायक आर्टिकल है, इसको पेपर में पूछा जाता है। मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, इस पे ध्यान दें। स्थितिज ऊर्जा आवेशों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है, इनके विन्यास के क्रम पर निर्भर नहीं करती। इसका अर्थ क्या है? इसका ये अर्थ हुआ कि ये हमारा निकाय है, इसमें आवेश यहाँ है रखा हुआ है, दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है। इनकी अब स्थिति क्या है, अब इनको कहाँ रखा गया है, कि कौन सी इनकी जगह है, इस बात पर इनकी ऊर्जा निर्भर करेगी। इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि इस निकाय का विन्यास यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। आप कैसी भी रखो, अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर r है तो इनको चाहे आप इस फॉर्म में रख लो चाहे इस फॉर्म में रख लो, दूरी r है, आवेश वही है, तो इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि ये वस्तु इस फर्स्ट संरचना में रखी है या सेकंड संरचना में। यानी निकाय की संरचना पर निर्भर न करके यह निकाय में उपस्थित आवेशों की स्थिति पर निर्भर करती है। इस बात को भी नोट करेंगे आप। तो इस प्रकार हम आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बना सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक बार या 2 बार जब पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो एक बार और इस वीडियो को देख लें और अच्छे से नोट्स बना लें और एक बार इसको लिख के देख लें। धन्यवाद।